अध्याय 1431 सातवीं तलवार 4। जियोवानी के पास वास्तव में उस मूल नजर के बाद उस पर ध्यान देने के लिए अतिरिक्त जगह नहीं थी, लेकिन डेमियन अभी भी मुस्कुराते हुए बगल से कार्यवाही देख रहा था। जब मैं निकोलस को लाया तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं वास्तव में आदेश के साथ सीधे टकराव की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह अच्छा है कि इसके बजाय यह इस तरह से निकला। वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन वह खुद को बेहतर महसूस करने के लिए कह रहा था। ईमानदारी से कहूं तो डेमियन को गद्दार की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह बहुत लंबे समय तक महल में नहीं रहा था, इसलिए उसे वहां के लोगों के साथ पारिवारिक लोगों के अलावा किसी भी तरह का जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। वह बची हुई तलवारों के साथ उस संबंध का निर्माण कर रहा था, लेकिन उनमें से बाकी उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। वह किसी अजनबी की परवाह क्यों करेगा? उसकी नजर में जियोवानी सिर्फ उन्मूलन का लक्ष्य था, और चूंकि वह उसके लिए उन्मूलन का काम करने के लिए एक हथियार लाया था, इसलिए उसे इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जियोवानी ने अपने से कहीं बड़ा एक चर प्रस्तुत किया। दिव्य आदेश को एक छोटी सी समस्या माना जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस दर पर मैं यह भी नहीं जानता कि हम वर्तमान में जिस तीन तरफा हमले का सामना कर रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। दैवीय आदेश की शक्ति अधिक प्रबंधनीय थी, लेकिन उनके पास जो जानकारी थी उससे वे स्ट्रेया कबीले के समान स्तर पर एक राक्षस बन गए। दिव्य आदेश को एक छोटी सी समस्या माना जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस दर पर मैं यह भी नहीं जानता कि हम वर्तमान में जिस तीन तरफा हमले का सामना कर रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। दैवीय आदेश की शक्ति अधिक प्रबंधनीय थी, लेकिन उनके पास जो जानकारी थी उससे वे स्ट्रेया कबीले के समान स्तर पर एक राक्षस बन गए। डेमियन उनकी निकटता और अपने भेषों के कारण दैवीय आदेश के खिलाफ गुप्त रूप से कार्य करने में सक्षम था, लेकिन एक बार जब स्ट्रेया कबीले को पता चल गया कि क्या हो रहा है, तो उसका मुखौटा टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कभी भी आदेश के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाया, लेकिन चूंकि वे दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे, इसलिए उनके लिए एक ही बिस्तर साझा करना शुरू करना अजीब नहीं होगा। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वॉयड पैलेस का वर्तमान रोड मैप इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दे सकता। समस्या एक बार फिर इस बात पर आकर टिक गई है कि मैं यहाँ कितनी देर से पहुंचा। स्थिति पहले से ही चरम पर थी। डेमियन तब घुसपैठ कर रहा था जब यह व्यावहारिक रूप से पहले से ही अपने निष्कर्ष पर था। जिस गठबंधन की उन्हें आशंका थी वह संभवतः पहले से ही एक चीज थी। का मतलब था, मुझे न केवल वेरिटास कबीले को अपेक्षा से बहुत पहले खींचना होगा, बल्कि मुझे एक वाइल्ड कार्ड भी लाना होगा। डेमियन ने आह भरी। वह अग्रिम पंक्ति से चूक गए। इस तरह से लड़ने और अपनी सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होना अपना अधिकांश समय भविष्य की योजना बनाने में खर्च करने से कहीं अधिक मनोरंजक था। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं बिना किसी रोक-टोक के जंगली ढंग से भागने में सक्षम हो जाऊंगा। उसने आशा के साथ भविष्य की ओर देखा, और जैसे जैसे योजनाएं तेजी से बनती गईं और उसके दिमाग में एक साथ आती गईं, निकोलस भी अपना काम ठीक से करने में कामयाब रहा। अनियंत्रित जियोवानी को यह समझाने में थोड़ा समय लगा कि वह इसे स्वर्गीय दुनिया में नहीं काटने जा रहा था, इसका कोई इरादा नहीं था। जब तक उसने निकोलस की ओर घूमना बंद किया, तब तक उसकी तलवार सुस्त हो चुकी थी। भगवान को काटना तो दूर, जिस तरह से निकोलस ने इसे छोड़ा, उससे एक अच्छा रसोई का चाकू भी नहीं बन सकता। अच्छा, जियोवानी दांत पीसते हुए बोला। स्वर्गीय देव विमान में मुझसे मिलो। जवाब में निकोलस मुस्कुराए।
जैसी आपकी इच्छा। दोनों ने अपनी तलवारें जमीन पर तान रखी थीं और एक दूसरे के सामने बस कुछ फीट की दूरी पर खड़े थे। उनका मन आगे बढ़ता गया, जिससे दो अनूठे क्षेत्र बने, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और कई दर्जन मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में सारी ऊर्जा को प्रभावित किया। उनके दिमाग और आत्मा को दूसरे विमान में ले जाया गया। जहां तक उनके शरीर की बात है, यह मेरे चमकने का समय है। डेमियन उठ खड़ा हुआ और लापरवाही से वहां तक चला गया जहां वे खड़े थे। उनमें से कोई भी अब उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं सका। हेवनली गॉड प्लेन में उनकी लड़ाई संभवतः पूरे जोरों पर जारी थी, उस स्तर पर जिसे डेमियन अभी तक समझ भी नहीं सका था। लेकिन यह उसका कोई काम नहीं था। वे यहाँ केवल एक गद्दार को खत्म करने के लिए आए थे, दिखावा करने के लिए नहीं। उसे पता चला कि वह इसे निषिद्ध गुप्त क्षेत्र में कर सकता है, लेकिन उस समय वह इसके परिणामों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था। हालांकि इस बार उनके पास विश्वसनीय बैकअप था। डेमियन ने अपने नियंत्रण में शक्तियों को संयोजित किया और अस्तित्व कानून का यौवन संस्करण तैयार किया, जिसमें वह महारत हासिल करना सीख रहा था। जैसा कि उसने पिछली बार किया था, वह शत्रु भगवान के शरीर के पास पहुंचा और बिना किसी प्रतिबंध के अपना सारा मन तैयार कर लिया। इस बार उसका निशाना सिर पर नहीं था। जैसा कि उसने पाया था, वास्तव में इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जियोवानी के शरीर को पूरी तरह से स्कैन करने और यह पता लगाने के लिए अपनी गति की स्वतंत्रता का उपयोग किया कि वह अपने मन को कैसे स्थानांतरित करता है। वह डेमियन का लक्ष्य था। हमले के अलावा करने को कुछ नहीं बचा था। डेमियन ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपना सारा दिमाग खुला छोड़ दिया, हमला करने के लिए जरूरी सिस्टम पर ताला लगा दिया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन एक तेज आवाज हुई जिससे आसपास की संरचना हिल गई। केहेक जियोवानी को तुरंत हेवेनली गॉड प्लेन से अलग कर दिया गया। उसकी आत्मा और इंद्रियां शरीर में लौट आईं, लेकिन कुछ ही देर बाद खून की ढेर सारी खांसी शुरू हो गई। कौन? उसने अपने ऊपर हमला करने वाले को पीछे धकेलने के लिए हर दिशा में मन की लहर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसका मन जितना उसे याद था उससे कहीं अधिक सुस्त था। लंबे समय तक उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उस पल में उसने खुद को मन को ठीक से स्थानांतरित करने में असमर्थ पाया। वह अस्थायी रूप से अपंग हो गया था, और जिस प्रतिद्वंद्वी को उसने हेवनली गॉड प्लेन में छोड़ा था, वह बस वहीं बैठकर उसका इंतजार नहीं करने वाला था। जियोवानी की विचित्रता का एहसास होते ही निकोलस बाहर निकल गया। दूसरे आदमी की तरह जब वह स्वर्गीय दुनिया में वापस आया तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी खांसी से खून बह रहा था। वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन वह सिर्फ एक अवसर बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने अपनी तलवार पकड़ी और उसे अपनी कमर तक ले गया, जो अभी भी म्यान में थी। वहां से केवल एक ही मूवमेंट किया गया, एक बेहद साफ, लगभग असंभव तेज तलवार का वार। इससे पहले कि किसी को पता चले, निकोलस कोलिजियम के दूसरी तरफ था। जहां तक जियोवानी की बात है, एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा में 16 तलवार के वार एक साथ दिखाई दिए, जो जियोवानी के शरीर के विभिन्न हिस्सों से ओवरलैप हो रहे थे। यह एक क्रूर दृश्य था। वे एक प्रकार की लय में अभिनय करते प्रतीत हुए। उदाहरण के लिए, जियोवानी की प्रत्येक भुजा पर 4 स्लैश थे। इससे पहले कि कंधे के करीब वाले वास्तव में उनके लक्ष्य को काटें, उसके अग्रबाहु और कलाई पर वाले पहले कटेंगे। जियोवानी के पैर अलग करने से पहले उसके पैर की उंगलियां, टखने और घुटने पहले काटे गए थे। वे पूरी तरह से तलवार से किए गए वार थे, ताकि जियोवानी बिना किसी असफलता के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए दर्द को महसूस कर सके।
आर्ग। दर्द की एक आवाज। गड़गड़ाहट। एक अंगहीन शरीर जमीन पर गिर रहा है। यदि जियोवानी ने संघर्ष करना बंद कर दिया और ध्यान केंद्रित किया, तो उसने पाया कि उसका मन पहले से ही पहले की तरह घूम रहा था। अगर वह चाहता तो उसके पास भागने या किसी तरह वापस लड़ने का विकल्प था। हालांकि जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निकोलस इस तरह की चीजों में जरूरत से ज्यादा आनंद लेने वालों में से नहीं था। उसकी तलवार उसकी कमर पर पड़ी म्यान में वापस चली गई। एक और उत्तम स्लैश बनाया गया और जियोवानी का शरीर मांस के टुकड़ों की एक छोटी सी पहाड़ी बन गया। डेमियन ने उस बिंदु पर कदम रखा और उसकी आत्मा को निगल लिया जैसे कि यह एक और सोमवार की सुबह थी। वह जियोवानी परेरा के नाम से जाने जाने वाले गद्दार का अंत था। अध्याय 1432 सहयोग 1। डेमियन किसी भी समस्या को अनसुलझा नहीं छोड़ने वाला था। फिलहाल गद्दार मर चुका था, लेकिन दैवीय आदेश की योजना इतनी उथली नहीं थी कि इसका अंत बस इतना ही हो जाता। चाहे उनके पास जियोवानी हो या न हो, उनके पास अब सातवीं तलवार को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता थी। जियोवानी उस सटीक उद्देश्य के लिए अपने कार्यों के बारे में विशेष रूप से जोरदार था। डेमियन को वास्तव में सबूतों को नष्ट करने के वास्तविक कृत्य की परवाह नहीं थी। जिस क्षण से उन्होंने ईश्वरीय आदेश के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया, उनका विनाश तय हो गया। उसे वास्तव में इसे वास्तविकता बनाने के लिए किसी प्रकार के औचित्य के रूप में होमुनकुली की आवश्यकता नहीं थी। एकमात्र हिस्सा जो मायने रखता था वह जियोवानी की उपस्थिति थी। यहीं से उसकी योजना बनी। सबसे पहली बात, उसने जियोवानी का कटा हुआ सिर लिया और उसे एक संदेश के साथ अभयारण्य में भेज दिया। डेमियन का दूसरा अवतार रोज और बाकी लोगों के साथ अभयारण्य कनेक्शन के माध्यम से सिर और संदेश को मुख्य महल में ले गया। यह 1 सेकंड के भीतर हुआ और अगले कुछ मिनटों के भीतर बाकी सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित हो चुका था। जगह को अभी अभी साफ किया गया था, लेकिन 16 गद्दार बुजुर्गों के सिर पहले ही किसी नए व्यक्ति के सिर से बदल दिए गए थे। जब आम लोग सुबह उठे तो अंततः उन्हें यह दिखाई दिया। जियोवानी का सिर काठ पर प्रदर्शित किया गया, साथ ही एक स्टेल ने अपने पापों की घोषणा की। इसके साथ वॉयड पैलेस ने न केवल घोषणा के लिए एक प्रतिक्रिया तैयार की थी कि दिव्य आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा, बल्कि उनके पास आगे क्या होगा इसके लिए एक बहाना भी था। उसके बाद कुछ दिन शांति से गुजरने दिया गया। जैसा कि अपेक्षित था, दिव्य आदेश ने कैथेड्रल के विनाश के लिए वॉयड पैलेस को दोषी ठहराने की कोशिश की और वास्तव में वहां क्या हो रहा था इसके बारे में जानकारी छिपा दी। हालांकि वॉयड पैलेस की 7वीं तलवार को भी लगभग उसी समय मृत घोषित कर दिया गया था। उसका सिर स्पष्ट सबूत के रूप में काम कर रहा था जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। 2 बेहद अलग अलग गवाहियों से विवाद स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ, जिसमें कई लोग इस बारे में अनिश्चित थे कि कौन सही था। लेकिन हर कोई जानता था कि यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। दरअसल इसकी शुरुआत इस कदम से हो चुकी थी। इसके साथ न केवल वॉयड पैलेस ने उनकी खुली शत्रुता की पुष्टि की, बल्कि दिव्य आदेश को यह भी एहसास हुआ कि महल के सदस्य उन योजनाओं को खत्म करने के लिए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें लागू करने में उन्होंने वर्षों बिताए थे। 2 महान कुलों द्वारा अपना रुख जाहिर करने के बाद के दिनों में अनगिनत लोगों ने उन घटनाओं के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने इतना बड़ा बना दिया था, और राय विभाजित होती रही। लेकिन यह स्थिति बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगी। जब यह सब चल रहा था, तब छाया में छिपा हुआ डेमियन तेजी से और सटीकता से आगे बढ़ा। जियोवानी से प्राप्त यादों के साथ उन्होंने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के चारों ओर कई होम्युनकुलस विकास सुविधाओं का स्थान प्राप्त किया। निकोलस को एक अलग कार्य देने के बाद
वह उक्त सुविधाओं के निकटतम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कैथेड्रल के पास से शुरू होकर और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए डेमियन ने 50 से अधिक सुविधाओं में घुसपैठ की, परंतु उसने उन्हें तुरंत नष्ट नहीं किया। वह अब ईश्वरीय आदेश के बहाने को पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रहा था। आखिरकार 7वीं तलवार मर गई थी, लेकिन अब ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में छिपी अनगिनत सुविधाएं गिरने वाली थीं। यह थोड़ा हास्यप्रद था कि इस आदेश में प्रत्येक सुविधा को एक धार्मिक भवन के अधीन कर दिया गया। इसने डेमियन को अपने कार्यों को धार्मिक घृणा समूह के कार्यों के रूप में छिपाने का सही कारण दिया। डेमियन को पूर्ण लाभ था। कई अलग अलग कानूनों के उनके उपयोग का मतलब था कि वह स्वयं विभिन्न शक्तियों और शैलियों के साथ दिव्यताओं के एक समूह का अनुकरण कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पहले इंतजार किया। शुरू करने से पहले वह चाहता था कि निकोलस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र छोड़ दे। इस बात की पुष्टि उन्हें करीब 1 हफ्ते बाद मिली। चूंकि निकोलस स्पष्ट था, इसलिए अब संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसकी शुरुआत एक मनहूस रात को हुई। अचानक एक अन्य छोटे शहर में स्थानीय चर्च से एक बड़ा विस्फोट हुआ। आग की लपटों ने सब कुछ जला दिया, चर्च को नष्ट कर दिया और इतना गहरा गड्ढा बना दिया कि कोई भी उसका तल नहीं देख सका। आग की लपटें चर्च क्षेत्र के भीतर ही सीमित रहीं, लेकिन उससे आगे कभी नहीं फैली। और अगर कोई नागरिक इसकी चपेट में आ जाए तो वे नहीं जलेंगे। केवल चर्च जला और केवल उसके नीचे रहने वाले होमुनकुली को ही पता चल सका कि जो कुछ हुआ उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। अर्थात यदि उनमें से कोई भी जलती हुई लपटों के भीतर जादुई ढंग से चेतना प्राप्त कर सकता है। लेकिन निःसंदेह यह असंभव था। आग भोर तक जलती रही, उन्हें बुझाने के सभी प्रयास विफल रहे। अपराध स्थल पर कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था, लेकिन लोगों ने इसे कैथेड्रल के विनाश से जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यह अकेली घटना नहीं थी। उसी रात 3 अन्य ऐतिहासिक स्थल विभिन्न तरीकों से ढह गए। एक व्यक्ति रहस्यमयी बाढ़ में फंस गया, जिससे फिर भी निर्दोष लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक और ढह गया, मानो पृथ्वी ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो। जहां तक आखिरी की बात है, यह अज्ञात उत्पत्ति की बिजली के तूफान में फंस गया था, जो स्वर्ग के क्रोध से नष्ट हो गया था। हर कुछ दिनों में एक और घटना सामने आ जाती। विनाश इतनी तेजी से हुआ कि किसी एक व्यक्ति के लिए इसे अंजाम देना असंभव था, और जैसे ही घटना का मकसद स्पष्ट हो गया, लोग वॉयड पैलेस के खिलाफ आरोपों के बारे में भूलने लगे। कम से कम इससे पहले कि मीडिया ने कहानी उठाई। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसका कोई मतलब नहीं था। भले ही बाहरी मीडिया को उनके समुदायों में पेश किया गया था, लेकिन ईश्वरीय आदेश को कभी भी नकारात्मक दृष्टि से देखने के लिए उनका दिमाग इतना गहरा कर दिया गया था। हालांकि हर जगह जो लोग हंगामा देख रहे थे, उन्हें याद आने लगा कि दिव्य आदेश ने उस समय महल पर क्या आरोप लगाया था, और वह आरोप पूरी तरह से तार-तार हो गया। इस तथ्य के साथ कि हमले के समय आरोपी अपराधी वॉयड पैलेस में मर गया था, कुछ ही मिनटों में एक असंभव दूरी को पार करते हुए लगातार हमलों ने अपराधी को एक नया चेहरा दिया, जो कि महल से पूरी तरह से असंबद्ध था। जिस क्षण उन्होंने इसे प्राप्त किया, ईश्वरीय आदेश ने अनिवार्य रूप से अपना औचित्य खो दिया था। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, होमुनकुली में उनका शोध थोड़ी जांच के साथ अन्य महान कुलों के लिए स्पष्ट हो गया। इसलिए उन पर न केवल वॉयड पैलेस के सहयोगियों द्वारा, बल्कि ड्रैगन कबीले जैसे अन्य लोगों द्वारा एक अदृश्य दबाव में रखा गया था। फिलहाल उनके पास स्थिर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि वे शत्रुता को आकर्षित नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़े पैमाने पर देवताओं का उत्पादन करने की कोशिश करके एक सीमा छू ली थी। यदि वे बस एक बार और आगे बढ़े। खैर, जबरन समर्पण लंबे समय तक नहीं रहेगा।
लेकिन डेमियन पूरी स्थिति के कारण खुद के लिए कुछ अप्रत्याशित समय खरीदने में सक्षम था। वह दिव्य आदेश को नुकसान उठाने के लिए मजबूर करने में भी सक्षम था, और जियोवानी जैसे लोगों की यादों से उसने उनके बारे में उतनी ही जानकारी प्राप्त की जितनी उन्हें वॉयड पैलेस के खिलाफ मिली थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने होम्युनकुलस निर्माण प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सीखा और एक ऐसा शरीर प्राप्त करने में सक्षम हुए जिसमें रीन के लिए अभी तक एक आत्मा नहीं थी। कुल मिलाकर यह डेमियन का एक अद्भुत कदम था जिससे उसे ही फायदा हुआ। दैवीय व्यवस्था निश्चित रूप से क्रोधित थी, और उनका क्रोध और भी बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अदृश्य आतंकवादी समूह का पीछा किया जो उनकी सुविधाओं को नष्ट करता रहा। अभी भी लगभग 30 ऐसे थे जिन्हें डेमियन ने अभी तक नहीं छुआ था। वे सभी आने वाले हफ्तों और महीनों में अपने साथियों के समान भाग्य का अनुभव करेंगे। लेकिन वह ऐसी कहानी नहीं थी जिसे बताने की जरूरत थी। 3 सप्ताह बीतने तक डेमियन को निकोलस से संदेश मिला। उसे जो काम सौंपा गया था उसने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया, तो डेमियन के लिए उससे मिलने जाने का समय आ गया था। वाइल्ड कार्ड पर अपना हाथ जमाने के लिए वह नजर गड़ाए हुए था। अध्याय 1433 सहयोग 2। निकोलस को जो कार्य ईमानदारी से दिया गया था वह उसके लिए कठिन नहीं था, लेकिन यह उसकी मेहनत का कारण नहीं था। ऐसा उसकी रुतबे की वजह से था। फ्लैशअपवाइंट तलवारें भगवान के रूप में वह कई लाखों वर्षों से स्वर्गीय दुनिया में सक्रिय थीं। उन युगों के प्रयास से न केवल उनकी प्रतिष्ठा बनी बल्कि दुनिया भर में उनके कई संपर्क भी बने। इस बार डेमियन ने उसे अपने लाभ के लिए उन कनेक्शनों में से एक का उपयोग करने के लिए भेजा। वह कुछ ही दिनों में ऐसा करने में असमर्थ था, लेकिन उसे इतनी ही दूरी पार करने में 3 सप्ताह का समय लग गया। लेकिन अंत में उसने ऐसा किया। एक मित्र तलवारबाज के माध्यम से जिससे वह अपने छोटे दिनों से परिचित थी, उसने डेमियन से मुलाकात की थी। यह निश्चित रूप से अगले दिन के लिए निर्धारित किया गया था, जो करने वाला लग रहा था क्योंकि डेमियन अभी भी सबसे तेज गति से 3 सप्ताह दूर था जिसका आनंद केवल भगवान ही ले सकते थे, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। डेमियन ने जाने से पहले निकोलस को टैग किया था ताकि वह अपने वार्प क्षमता के समान सिस्टम के माध्यम से सीधे उसे टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो सके। फिर भी खबर मिली डेमियन वहां पहुंच गया। दक्षिण पूर्व क्षेत्र क्यूशू संघ की भूमि। एक नेता और 24 उपनिवासियों की एक परिषद द्वारा संचालित क्यूशू फेडरेशन का एक ऐसा प्रभाव था जो पूरी तरह से पैसा प्रदान करता था। उन्होंने केवल पैसों के लिए काम किया और उन्होंने केवल पैसे के लिए ही काम किया। अगर बातचीत में धन शामिल नहीं था तो वे ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन वे क्यूशू फेडरेशन के दक्षिणी क्षेत्र की सीमा को खा रहे थे। हालांकि वे स्ट्रेया कबीले और दिव्य आदेश के समान नहीं थे। वे बहुत लंबे समय से सीमा पर नजर रखे हुए थे और इसे साझा करने की क्षमता के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र की पूर्वी सीमा पेरोमिथियम को एक निश्चित ऊर्जा स्रोत के रूप में नामित किया गया था। क्यूशू फेडरेशन के लिए यह एक ऐसी सामग्री थी जो बेहद लालची थी और वे पहले से ही सीमा के किनारे के तारों को समाप्त कर चुके थे, इसलिए वे वॉयड पैलेस का भी उपयोग करना चाहते थे। अब महल को सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं रही। यह अनुसंधान केवल तकनीकी प्रगति में उपयोगी था जो महल के पथ के अनुरूप नहीं था। यह अध्याय N0V3 पाउंड 1 N के माध्यम से पहली बार चित्रित हुआ। हालांकि वे इसे मुफ्त में नहीं पुनः प्राप्त कर सकते थे। विस्तृत महल में वास्तविक बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं था और उन्हें वैसे भी सीमा की रक्षा करने में परेशानी हो रही थी। क्यूशू फेडरेशन ने अपनी सीमा को अंदर की ओर ले जाने और उस क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया जहां पेरोमिथियम जमा था।
उसके बाद वे कभी कभी कुछ खामियां करने की कोशिश नहीं करते। यही कारण था कि डेमियन ने क्यूशू फेडरेशन को कभी दुश्मन नहीं माना। उन्होंने वॉयड पैलेस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया, लेकिन उनका तर्क स्पष्ट और खुला था और उन्होंने सीमा से आगे नहीं बढ़े। वे निश्चित रूप से बलशाली थे और डेमियन ने निश्चित रूप से उनके कार्यों की सराहना नहीं की, लेकिन वह समझ सकता था कि उनके मन में महल के प्रति कोई विशेष शत्रुता नहीं थी। वे अभी भी सहयोगी बन सकते हैं जब तक पैसा सही था, यानी। लेकिन डेमियन इसके लिए तैयार था। ठीक उसी तरह जब वह सैपिएंटिया कबीले से मिले तो उनके पास महासंघ को दीर्घकालिक सहकारी समझौते में दिलचस्पी लेने के लिए एकदम सही उत्पाद था। और आज वह अपने राष्ट्रपति के साथ उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहुंचे थे। यह वही बैठक थी जिसे तैयार करने के लिए निकोलस जल्दी निकल गए थे। यह अपेक्षा से जल्दी आ गया। डेमियन को पहले से ही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक दिन बिताना था, लेकिन उस बैठक में पहुंचने से पहले उसे जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उन्हें छोड़कर उसके पास वास्तव में आराम करने और चारों ओर देखने के लिए केवल कुछ घंटे थे। डेमियन को एक कार्यालय जैसी इमारत से होकर ले जाया गया और पेंटहाउस तक पहुंचने से पहले उसे 1000 मंजिला लिफ्ट पर ले जाया गया, जहां राष्ट्रपति ने अपने दिन बिताए थे। लिफ्ट को शीर्ष पर पहुंचने में केवल 10 सेकंड लगे और सीधे स्वीट में खुल गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका उपयोग कोई भी कर सकता था। जैसे ही डेमियन वहां से बाहर निकला, उसकी नजर तुरंत उस आदमी पर पड़ी। करीब 6 फीट लंबा, चौड़े कंधे और शक्ल सूरत किसी बिजनेसमैन से ज्यादा शारीरिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति जैसी लगती थी। उसकी आंखें बिल्कुल सांप जैसी थीं और चेहरे से धन का जुनून झलक रहा था। उनकी विशेषताओं में एक अजीब सा मेल था, लेकिन इसने अच्छा काम किया। इसने एक भी शब्द बोलने या एक निश्चित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता के बिना एक राष्ट्रपति और एक अभ्यासकर्ता के रूप में उनकी क्षमताओं को सटीक रूप से प्रदर्शित किया। उन्हें मैथियास क्विंसी कहा जाता था और वह व्यक्ति थे जो वर्तमान में क्यूशू फेडरेशन का नेतृत्व करते थे और पिछले 5 लाख वर्षों से कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वॉयड पैलेस की दूसरी तलवार ने उनके परिचित के लिए सीधे दर्शकों से अनुरोध किया है, तो मैथियास ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे पैसों का एहसास हो गया था। जिस क्षण से दूसरी तलवार जैसे किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य किया, उसे एहसास हुआ कि यह एक दिलचस्प स्थिति होगी, और यह उससे कहीं अधिक था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम डेमियन वॉयड है। डेमियन ने पेशेवर तरीके से अपना परिचय दिया और मैथियास से हाथ मिलाया। मैथियास ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ी सी बातचीत के बाद वे मेज पर बैठ गए और व्यवसाय के लिए एक दूसरे का सामना किया। अब तक जो कुछ भी हुआ है, आप सब देख रहे होंगे। डेमियन ने अपने मुख्य बिंदु तक पहुंचने से पहले स्थिति की प्रस्तावना करते हुए अपनी पिच शुरू की। मैथियास ने ध्यान से सुना, जिससे डेमियन को वह बताने का मौका मिला जो वह पहले से जानता था। यह समझकर कि डेमियन कितना कुछ कह सकता है, वह वॉयड पैलेस में डेमियन की अनकही स्थिति के बारे में और अधिक बता सकता है। खैर, यह केवल आंशिक रूप से अनकहा था। उसने अपना परिचय ठीक से दे दिया था और उसने अपना भेष भी जारी किया था। यहाँ उसके जैसे सिलिकॉन के खिलौने और उपनाम शून्य धारण किए हुए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह किस परिवार से आया था। लेकिन दूसरी तलवारों की कमान और क्यूशू फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ बातचीत करने के लिए उनके पास एक ही परिवार के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक अधिकार होना चाहिए। वास्तव में केवल एक ही पद था जिस पर वह रह सकता था, लेकिन यह विश्वास करना लगभग कठिन था कि किसी ने लंबे समय तक रिक्त पद पर कब्जा कर लिया है। मैथियास को डेमियन के बारे में सब कुछ अद्भुत करना पड़ा,
लेकिन डेमियन के पास उसे बहुत अधिक विचार की कोई योजना नहीं थी। वह सबसे पहले अपनी बात पर पहुंच चुका था। मैं यहां आपके साथ एक डील करने आया हूं, इसलिए मैं अपना दावा स्पष्ट कर देता हूं। मैं क्यूशू फेडरेशन के साथ सहायक सहायता चाहता हूं, वास्तविक सहायता दिखाने के लिए नहीं। जहां तक की बात है, डेमियन की सख्ती सख्त हो गई। संपूर्ण कार्डिनल क्षेत्र कैसा लगता है? मथायस डेमियन की आंखों में रोशनी दिख रही थी। वह इसे बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं कर सकते। उसमें यह निर्णय लिया गया कि वह अभी भी इस स्तर का सौदा कर सकता है या नहीं। डेमियन क्या चाहता था, इसका विवरण सुने बिना भी मैथियास को स्वीकार करने के लिए प्रलोभित था। डेमियन की मौत किसी पागल आदमी की तरह थी। और पागल एक जुआ थे। या तो वे शुरुआत में शामिल हो जाएंगे और समय के इतिहास में खो जाएंगे, या वे दुनिया के नए नेता बन जाएंगे। अगर ऐसा पहले हुआ था, तो मैथियास ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन डेमियन बिल्कुल बाद वाला था। उसे यह महसूस हो सका। क्यूशू नोटबुक का भविष्य। मैथियास ऐसे ही मुस्कुराया मानो वह अपनी कल्पना से डर गया हो। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 1434 सहयोग 3। स्वाभाविक रूप से डेमियन मैथियास को संपूर्ण कार्डिनल क्षेत्र नहीं दिया गया था। उनके लिए ऐसा करने पर विचार करना भी मूर्खतापूर्ण था। एक प्रमुख क्षेत्र संप्रभुता का होना सत्य के साथ साथ आया। 8 महान कुलों के लाखों वर्षों तक प्रतिस्पर्धियों के बिना अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ होने का कारण उनकी स्थिति ही थी। जिन तक उनकी पहुंच थी, पर्यावरण से या लोगों से, वे भयानक थे। यह गुप्त स्थान और ऐसी नीचता का उल्लेख किए बिना चला गया जो संप्रभु की संपत्ति बन गया। जो लोग एक महान कुल की सेवा करते थे, उन्हें किसी अन्य के विपरीत लाभ प्राप्त होता था, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को मुख्य पसंद करते थे जो कुछ चाहते थे। इसका मतलब था कि प्रतिभाओं के बारे में पहले विचार बिना बताए उनकी ओर आकर्षित हो गई। कुछ भी हो, डेमियन उन रियाय पर कज़ा कर रहा था जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। क्यूशू फेडरेशन का एक ऐसा प्रभाव नहीं था जो वास्तव में भूमि या शक्ति चाहता था, लेकिन उनके पास लालसा था। डेमियन ने कहा कि वह क्षेत्र का एक मुश्त स्थानांतरण नहीं था जो तुरंत समाप्त हो जाएगा। वह एक ऐसा सौदा करना चाहता था जो लंबे समय तक चल सके, क्योंकि क्यूशू फेडरेशन उन लोगों की प्रति वफादारी थी जहां उसके साथ व्यापार होता था। डेमियन ने एक सुपरमार्केट के लिए इस ऑपोजिट को इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का निर्णय लिया। क्यूशू फेडरेशन के पास वॉयड पैलेस द्वारा सहयोगियों से आने वाले किसी भी स्रोत पर प्रतिज्ञा बोली अधिकार और प्लाज्मा की कीमत होगी। बदले में क्यूशू फेडरेशन वॉयड लास को वेरिटास की तरह का सहयोगी मानेगा। डेमियन ने सहयोगी की परिभाषा पर भी कंजूसी नहीं की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि क्यूशू फेडरेशन बिना किसी सहायता का दावा नहीं कर सकता। जैसा कि यह दिखता था, उसके बावजूद यह एक अनुबंध नहीं था। किसी भी क्षेत्र द्वारा किसी भी और सभी को अनुमति का अधिकार बढ़ा था। एक कार्डिनल क्षेत्र में विविधता और अलग अलग ढांचों को जन्म देने वाले उनके अनूठे वातावरण के साथ प्रत्येक महान कैमिला एक आर्थिक स्थिति बना सकता है जो उन्हें किसी भी समय अपने खर्च से अधिक आय को निष्क्रिय रूप से बनाए रखने की अनुमति देता है। जब तक वे अपनी स्थिति बनाएं, तब तक वे असीमित रूप से धनवान बन सकते हैं। वॉयड पैलेस ने अपने फॉर्मूले का उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए भी किया, लेकिन वास्तव में उसे विश्वसनीय करने की आवश्यकता नहीं थी। महल ने ऐसी कोई भी चीज हाथ में नहीं ली जिसके लिए उन्हें विदेशी संसाधनों से संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें अपने क्षेत्र में बनाने की आवश्यकता थी।
उनके पास ऐसे ही बहुत से काम करने के अपने अनूठे तरीके थे जिनके बारे में दूसरे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जिसमें सृजन के नियमों में विशेषज्ञता रखने वाला एक पूरा कबीला भी शामिल था। इसलिए वह वास्तुशिल्प, चिकित्सा या यहाँ तक कि अपने शिष्यों के प्रशिक्षण पर खर्च करना हो, वॉयर पैलेस बहुत अधिक पैसा खर्च किया बिना इसे करने में सक्षम था। फिर भी यदि क्यूशू फेडरेशन ने अधिक पैसा खर्च किए बिना संसाधन प्राप्त किए और इस प्रक्रिया में कहीं भी अधिक हासिल नहीं किया, तो यह उनके लिए एक आश्चर्यजनक सौदा होगा। राइफल्स यदि वॉयर पैलेस ने उत्तरी क्षेत्र को भी जीत लिया, लेकिन वह इस सब सारा था। इस सौदे को शुरू करने के लिए आपको उन युद्धों को जीतना होगा जिनमें आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मथायस ने इस पर हस्ताक्षर किए। उन्हें इस प्रस्ताव में निश्चित रूप से शामिल किया गया था, लेकिन यह भावी प्रकृति का था। जब तक वॉयड पैलेस नहीं कर सका, तब तक धीरे धीरे डेमियन ने कहा था कि वे कर सकते हैं, इसमें से कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपसे एक बात पर सही कर दूं, डेमियन ने अपने विचार से उत्तर दिया। यह युद्ध हमारे द्वारा शुरू नहीं किया गया था। हम केवल उस उपचार का बदला ले रहे हैं जो इस समय हमारे साथ हुआ था। जानकारी के लिए यह एक छोटी सी रही होगी, लेकिन असल में ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। दिव्य ऑर्डर और स्ट्रेया कबीले को किसी ने नहीं खोजा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वे क्या कर रहे थे। वर्ष हो गए थे, इसलिए वॉयड पैलेस ने कुछ भी किया हो, किसी को भी उन पर रोक नहीं थी। वह यहाँ कोई डील करने नहीं आया था। उसने किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो डील करने की योजना बनाई थी, वह आज कभी नहीं रही। नहीं, यह और एक चेतावनी जैसी है। मैथियास ने मनोरंजन से डेमियन की आंखों में देखा। ये लड़का काफी खूंखार है। उन्हें पता चला कि उनके लोगों ने क्या किया है। उन्होंने ही सबसे पहले इसे पूरा करने का ऑर्डर दिया था। डेमियन यहाँ क्यूशू फेडरेशन को पीछे ले जाने और इंतजार करने के लिए आए थे। देवीय आदेश इस बात का उदाहरण होगा कि क्या हुआ जब किसी ने अपनी चेतावनी नहीं सुनी और स्ट्रिया कबीला। ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ पहले से ही लाभ है, हालांकि स्ट्रेया काबिल समान स्तर पर नहीं है। वह 8 महान कुलों के बीच के विशेषाधिकारों से अच्छी तरह से परिचित थे। वे शक्ति के पैमाने पर लगभग समान नहीं थे। कुछ बेकार थे, जैसे ईश्वरीय आदेश, और कुछ डेमियन के वर्तमान विश्व दृष्टिकोण में भी अकल्पनीय थे। स्ट्राया कबीला समुद्र तट महान नहीं था, लेकिन वे उस स्तर के करीब थे। सच कहूं तो मैथियास यह नहीं देख सका कि डेमियन ने उन्हें जीत की योजना कैसे बनाई, लेकिन मुझे पता है। डेमियन के कमरे में प्रवेश करते ही उसकी इंद्रियां झंझनाने लगीं। इस आदमी को पैसे की बू आती थी। यह उसके लिए एक अवसर था, जैसा कि अनजान इंद्रियों द्वारा घोषित किया गया था कि उसने अपने जीवन में एक बार भी संदेह नहीं किया था। उन्होंने साहसिक कदम बढ़ाते हुए अपने लाभ को अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच की मात्रा तक पहुंचाया, जो कोई और नहीं करना चाहता था। तो अब वह अचानक उन पर विश्वास क्यों बंद कर देगा? अच्छे से वो हंसा। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा अच्छा हो रहा है, लेकिन किसी कारण से यह अजीब तरह से लग रहा था। हम आपका क्षेत्र आपको वापस दिखाएंगे और इंतजार करेंगे, लेकिन अगर आप हमें कुछ सार्थक नहीं पाएंगे, इसका जिक्र ही मत करो। जो संभव नहीं है, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे आपकी पसंद आया। मथायस खुशी से हंसा। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने ही किसी भाग्य की दूसरी जुआरी से मिला है। इस अध्याय का पहला खुलासा N0V3L/J/N के माध्यम से हुआ, और वह यह देखने के लिए बेहद उत्सुक थी कि उसके जुआ के परिणाम क्या होंगे।
फिर मैं सैन्यकर्मी काम पर छोड़ दूंगा। अगर डील रियल्टी द्वारा पहले प्रस्तावित किया गया है तो हमारा क्यूशु खुशी खुशी से इसे स्वीकार कर लेगा। डेमियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। बस देखते रहो। जब यह सब कहा और हो जाएगा, मैं वापस आ गया और तुम्हें इसे फिर से दिखाऊंगा। वास्तव में इस बार दोनों ने हाथ के उपकरण और अलग अलग हो गए। जब मैथियास अपने ऑफिस में रुका तो डेमियन ने निकोलस से मुलाकात के लिए निकलकर भूतल पर आने के लिए इलेक्शन का इस्तेमाल किया। अच्छा, डेमियन मुस्कुराया। वह नहीं जानता कि यह काम करता है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सही दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। उसने निकोलस से सुना था कि मैथियास क्विंसी एक बहुत बड़ा जुआरी था और ध्यान में रखते हुए उसने खुद एक जुआरी की भूमिका निभाई। उन्होंने मथायस पर दाव लगाते हुए कहा कि उनके धमाकियों ने उनके मनोरंजन के बजाय नाराज हो गए और बिल्कुल वैसे ही भुगतान किया जैसा उन्हें उम्मीद थी। डेमियन कुछ और दिनों के लिए दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रह रहे थे। इस दौरान उनसे पहले ही सीमा के पीछे के उद्योगों की खबरें सुना से मिली और थोड़ी देर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद वह घर वापस आ गया। इस समय सीलबंद मुख्य महल में 100 वर्ष से अधिक समय का भुगतान किया गया था। वहां के लोग अभी भी आत्मा में वही थे, लेकिन अगर महल को सील कर दिया जाए तो पहले उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति अब उन्हें देखता है तो उनके लिए एक ही राय रखना मुश्किल होगा। शून्य महल ही बदल दिया गया था। वे अब अपने खोल में छुपे हुए कछुए नहीं थे। 1 शताब्दी के बाद वे शिकारी बन गए और उनके शिकार करने का समय आ गया था। अध्याय 1435 सहयोग 4। डेमियन को गए अब लगभग 4 महीने हो गए थे। मुख्य महल में उस दिन 100 साल बाद लगभग 1 दशक या इससे भी अधिक समय बीत चुका था। उस दौरान एक व्यक्ति ने अपनी ट्रेनिंग में कोई कंजूसी नहीं की। उनके कारण अलग अलग थे, लेकिन आश्चर्यजनक संख्या में ऐसे लोग थे डेमियन की कड़ी मेहनत की व्याख्या के लिए। हेस्टिया की अनदेखी करते हुए, जो डेमियन, डोमिनिक और आयरेन का सम्मान करते थे, जो उनके सम्मान करते थे, और डेरियस जो वास्तव में उन्हें एक भगवान की तरह मानते थे। एरोस ने खुद डेमियन को अपने दिमाग में रखा था क्योंकि वे कई थे। प्रत्येक वस्तु से प्रशिक्षण लिया गया। भर्ती के दौरान जिन लोगों को चुना गया उनके लिए यह श्रद्धा का भाव था। हर्शेल जैसे लोगों का मूलतः महसूस होता था कि वे किसी को पसंद नहीं करते हैं। जब वे आए तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्होंने इस अवसर के बिना ही उनकी रक्षा की। मुख्य महल में ले विक्रेता, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त विचार के तुरंत कठोर प्रशिक्षण के रूप में रखा गया। यह कठिन था, परंतु किसी ने शिकायत नहीं की। कठोर प्रशिक्षण का मतलब यह था कि वे खोजे गए थे। यदि वे महल के अन्यत्र सदस्य बनने जा रहे हैं तो उन्हें पहली बार ही इस अध्ययन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर्शेल प्रैक्टिसेस की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता है कि डेमियन बेस्ट में से एक थे, क्योंकि जो प्रतिभा उनके पास नहीं थी उसने उन्हें दे दिया, और उसके कारण उनमें जो प्रतिभाएं थीं वे आखिरी बार खुद को असमर्थ रूप में प्रदर्शित कर पाईं। हर्शेल अकेले नहीं थे। जिन लोगों को सबसे ज्यादा चुना गया उनमें से 1000 से ज्यादा ऐसे थे जिनके पास मूल रूप से खराब प्रतिभा थी। उन सभी ने अपने पास की कमी को देखते हुए उन्हें डेट किया, क्योंकि डेमियन ने उन्हें एक इच्छा शक्ति और भावना का आकलन दिया था जो कई पुराने सामानों को मात दे सकता था, और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा प्राप्त की। उसने उन्हें उद्देश्य दिया ताकि वे उनके लिए जिएं। बेशक हर कोई एक जैसा नहीं था। 10,000 में ऐसे लोग थे जो शुरू से ही शानदार थे, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो मुख्य महल में पहुंचे से पहली ट्रेनिंग ली थी। डेमियन की रहस्यमय शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया।
ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है। जब उन्होंने उसे प्रतिभा बांटते हुए देखा तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। प्रतिभा कुछ असाधारण थी, इसलिए इसका जन्म नहीं हो सका, है ना? डेमियन से मिलने से पहले उन्होंने यही सोचा था। उनसे पता चला कि यदि कोई वास्तविक चीज नहीं है तो प्रतिभा का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जा सकता है। हालांकि जिस चीज ने उन्हें प्रभावित किया वह कुछ और थी। यह उनके द्वारा चुने गए सैनिकों के लिए 10,000 से अधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण मॉडल बनाने का कार्य था। यह केवल कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। डेमियन के लिए उनमें से हर एक को गहराई से देखना और मैनुअल विकसित करना, जैसा कि उन्होंने पिछली सदी में पाया था, उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी चीज को ग्रहण कर लिया, तो उनके ज्ञान का समुद्र कितना विशाल था। फिर भी जिन लोगों ने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया, वे उन 10,000 की बातों पर विश्वास नहीं कर सके, और डेमियन के भाई बहन उन चीजों पर बात नहीं करते थे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। जो लोग डेमियन के 10,000 लोगों का हिस्सा नहीं थे, उन्हें उसके अस्तित्व के नाम से जाने जाने वाले जाल में फंसने में अधिक समय लगा, लेकिन अंततः वे फिर भी फंस गए। जैसे जैसे लोगों ने वॉयड पैलेस के यंग लॉर्ड के बारे में अधिक सुना, वे उसके रहस्यमय व्यक्तित्व से उत्सुक हो गए। जब उनमें से कुछ लोग जो लंबे समय से महल के साथ थे, उन्हें उनकी उम्र के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या किया है, तो वे अपने प्रयास की कमी से शर्मिंदा हो गए। वे लोग महल में नए खून को इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ते और उन्हें पीछे छोड़ते हुए नहीं देख सकते थे। वे सेना का मूल बनना चाहते थे क्योंकि वे वरिष्ठ थे, लेकिन ऐसा होने के लिए उन्हें तब तक ठीक से काम करने और प्रशिक्षित करने की जरूरत थी जब तक कि वे अधिकार हासिल नहीं कर लेते। इन दो समूहों के अलावा सेना में अंतिम लोग तलवार और अभयारण्य सेना थे। तलवारों के पास स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के विचार थे, लेकिन जब निकोलस ने अनुरोध करने पर यंग लॉर्ड का अनुसरण करने का फैसला किया तो उन सभी ने काफी हद तक मान लिया था। जहां तक अभयारण्यवासियों की बात है, वे सेना के अन्य भागों के लिए एक महान आधार थे। वे बहुत लंबे समय तक डेमियन के अधीन रहे थे, इसलिए वे न केवल उसके काम करने के तरीके के आदी थे, बल्कि वे इस बात का भी उदाहरण थे कि यह गठित सेना कैसी होनी चाहिए। एल्विरा और बाकी लोगों ने महल के नए और पुराने सदस्यों की सहायता की और डेमियन के विचारों का पालन करते हुए उन्होंने विभिन्न समूहों के बीच एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता बनाई। सत्ता के पदों पर केवल वही लोग आसीन हो सकते हैं जो उनके योग्य हों। किसी भी रैंक पर कोई भी व्यक्ति अपने पद के लिए उच्च रैंक पर किसी को भी चुनौती दे सकता है। बेशक यह सुनिश्चित करने के लिए कई नियम थे कि कोई भी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन सेना में अनिवार्य रूप से सभी के लिए आंतरिक प्रतिस्पर्धा का माहौल था, जिसने न केवल उनके तालमेल को बढ़ावा दिया बल्कि उनकी ताकत को भी बढ़ाया, क्योंकि वे सबसे मजबूत होने के लिए अंतहीन प्रतिस्पर्धा करते थे। और वे प्रतियोगिताएं आसान नहीं थीं, क्योंकि एक चमत्कारी सदी में जिन 10,500 लोगों को डेमियन ने बाहर से उठाया था, वे एक बड़ी ताकत बन गए थे। 10,500 लोग जिन्होंने अभी अभी दिव्यता में प्रवेश किया था, प्रत्येक की अपनी व्यक्तिगत दिव्यता थी जो स्वर्गीय दुनिया में कहीं और नहीं पाई जा सकती थी। डेमियन के मार्गदर्शन में वे सिर्फ नियमित देवता नहीं बने, वे वास्तविक प्रतिभावान बन गए जो कुछ विशाल कुलों की युवा प्रतिभाओं से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। यह ठीक ऊपर उल्लिखित उसी प्रतियोगिता के माध्यम से सिद्ध हुआ। 4 ग्रैंड ड्यूक कुलों की प्रतिभाओं को अचानक किसी अन्य की तुलना में 10 गुना अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कि उन्हें पता चलता वे बाकी सभी से आगे निकल चुके थे। इससे पहले वे केवल 0 भाई बहनों के अधीन थे। वे अपनी स्थिति से संतुष्ट थे,
यह संकेत दिया गया कि वे अपनी प्रतिभा के स्तर के लिए ठीक काम कर रहे हैं और उन्हें जन्म से ही श्रेष्ठ लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उन्हें उन लोगों द्वारा चुनौती दी जा रही थी जिनके बारे में यह तर्क दिया जा सकता था कि वे श्रेष्ठ हैं, और वे पराजित हो रहे थे। वे एक ही समय में शर्मिंदा और प्रेरित थे। कुछ इसी तरह की भावना उनके कुछ बुजुर्गों ने भी महसूस की थी। तूफान से अप्रभावित लोग अपनी स्थिति के कारण शून्य भाई बहन थे। फिर भी उन्होंने किसी कंजूसी की ट्रेनिंग नहीं दी। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कोई भी उन्हें चुनौती नहीं देना चाहता था। वे किसी भी आम व्यक्ति के लिए टिप्पणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई बहन खुद को चुनौती देने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया और वे अपनी झलक पर जीत हासिल करते गए, लोगों ने भी अपने डार पर एशिया पहना शुरू कर दिया। शायद डेमियन के भाई बहनों के नजदीकी सेना के बाकी सदस्यों की किसी तरह की कोई प्रेरणा नहीं थी, लेकिन उनकी पुरानी स्वप्निल क्षमता से अधिक थे। डेमियन अकेला था। उन्होंने उनमें से एकमात्र व्यक्ति थेवॉक पैलेस को अपने मूल स्वरूप में वापस लाने के बारे में सोचा और वास्तव में उस पर काम किया। उनमें से बाकी लोग कभी भी मानसिक बाधा से पार न हो जाएं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं तो बात ही छोड़ दें। डेमियन ने उन्हें मौका दिया। उनके सामने आने पर उनसे कोई भी अपनी याचिका को दबाना जारी नहीं कर सका। वे वॉयड पैलेस को विकसित होते हुए भी देखना चाहते थे। वे भी इसे फलते फूलते देखना चाहते थे। जब डेमियन महल में लौटा तो उसने पाया कि यह सम्राट उसका इंतजार कर रहा था। साथ ही एक ऐसी सेना भी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह कहीं अधिक स्थिर और शक्तिशाली थी। ये भी बहुत बढ़िया रही। डेमियन की अंतिम चमक उजागरण। चूंकि यह उम्मीद कहीं बेहतर है, इसलिए इसे शुरू करने का समय आ गया है। अपने पहले बड़े कदम के लिए, उस कदम के लिए जिसने महल के उत्साह की शुरुआत की थी, वे अपने मूल सामान को सुरक्षित करने जा रहे थे। लेकिन उसके पहले मैं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अपने समय के दौरान काफी कुछ सीखता हूं। वे एक ऐसी जीत हासिल करने जा रहे थे जिसका दिव्य ऑर्डर कभी नहीं देखा जा सका। अध्याय 1436 हड़ताल 1। यहाँ योजना है। डेमियन ने कुछ घंटों तक उनकी प्रगति का निरीक्षण और जांच करने के बाद उन सभी को इकट्ठा किया। उनकी मां जैसे उच्च पदों पर आसीन लोगों से लेकर सेना में स्क्वाड लीडर का पद हासिल करने वाले लोगों तक, जो भी अगले कदम के लिए प्रासंगिक होगा, उसे इकट्ठा किया गया। डेमियन ने योजना पहले से ही सोच रखी थी। वह सोच रहा था कि क्या उसके लोग इसे ठीक से क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन यह देखने के बाद कि वे कैसे विकसित हुए हैं, अब यह चिंता की बात नहीं रही। डेमियन उत्साहित था। वह विशेष रूप से यह देखने के लिए उत्साहित था कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने कैसा प्रदर्शन किया, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने ऐसी प्रगति की है जिसके बारे में उनके साथियों को भी नहीं पता था। फिर भी उसने सभी को इकट्ठा किया ताकि वह उन्हें बाहर की यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में सूचित कर सके और उन्हें अगले कदम के लिए तैयार कर सके। उसका पहला भाग पहले ही हो चुका था। हर कोई बाहरी दुनिया की घटनाओं और वॉयड पैलेस की स्थिति से अपडेट था। अब दूसरे भाग के लिए, चूंकि आप सभी पहले से ही कारण जानते हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं समझाऊंगा। दिव्य आदेश हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए हमें ऊपर से नीचे तक पूर्ण पुनर्गठन करना होगा और उन सभी छिद्रों को ठीक करना होगा जिनका वे संभवतः फायदा उठा सकते हैं। डेमियन का परिचय पहले से ही एक कठिन काम था, लेकिन वह एक अवास्तविक व्यक्ति नहीं था। बेशक यह एक दीर्घकालिक योजना है। ऐसा करने के लिए खुद को समय देने के लिए हमें सबसे पहले उन पर हमला करना होगा जहां यह दर्द होता है
और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कुछ समय तक हमारे साथ कुछ नहीं कर सकें। उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन वह सिर्फ ईश्वरीय आदेश की बात नहीं कर रहे थे। क्यूशु महासंघ का समाधान हो गया था, लेकिन स्ट्रेया कबीला अभी भी एक बड़ी समस्या थी। डेमियन को कुछ ऐसा करने की जरूरत थी जिससे दोनों दुश्मन कुलों को पीछे हटना पड़े और अपना समय बर्बाद करना पड़े। इसके लिए केवल ईश्वरीय आदेश पर हमला करना या उनके लोगों को मारना पर्याप्त नहीं होगा। उसे कुछ और चाहिए था, और सौभाग्य से उसके पास यह बड़ी संख्या में था। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, लेकिन अब डेमियन के ऑर्डर पर भी उतनी ही गंदगी थी जितनी उस पर थी। जाने से पहले ही वे डेमियन द्वारा रची गई साजिश में फंस गए थे और एक ऐसे आतंकवादी समूह की तलाश में फंस गए थे जिसका अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन यह उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। इससे पहले कि वे ठीक हो सकें, डेमियन को और भी बड़ा कुछ करना था। मैं इसे एक महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित करना चाहता हूं जिसे हर किसी को स्वीकार करना होगा। ईश्वरीय व्यवस्था कोई साधारण शत्रु नहीं थी। हम सभी उनकी प्रकृति को जानते हैं, लेकिन यह हमारी मूल अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा है। दिव्य आदेश किसी न किसी तरह विदेशी जातियों से जुड़ा हुआ है। डेमियन ने कमरे के चारों ओर देखा। अधिकांश भाग में प्रतिक्रियाएं वैसी ही थीं जैसी उन्हें उम्मीद थी। अपेक्षाकृत हल्का। बहुत से लोग अभी तक विदेशी जातियों के आतंक को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए जो लोग लंबे समय से स्वर्गीय दुनिया में थे, उनमें से अधिकांश ने उन्हें केवल एक आसन्न खतरा माना। हालांकि यह सभी के लिए समान नहीं था। जाहिर है, जो लोग निचले ब्रह्मांड से आए थे, उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे, यह जानते हुए कि विदेशी नस्लें नॉक्स रेस की पूर्वज थीं और उनकी पीड़ा के पीछे असली अपराधी थीं। लेकिन यह सिर्फ वे ही नहीं थे। यह मामूली था, लेकिन क्लेयर, सेरेना, ह्यूगो और फारस सभी सूक्ष्मता से झिझके, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इसे देख न सके। हालांकि यह डेमियन की नज़र से बच नहीं सका। मुझे उनसे इसके बारे में बाद में पूछना होगा, लेकिन अभी समय नहीं है। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि वे कुछ और भी जानते हैं। यह अच्छा है कि हर कोई अनजान नहीं है। डेमियन को किसी तरह दुनिया को विदेशी नस्लों के खतरे के बारे में आश्वस्त करना था। वह बाकी सब कुछ भी इसी उद्देश्य से कर रहा था। चाहे वह वेरिटास कबीला हो, क्यूशु फेडरेशन हो या भविष्य में आने वालों में से कोई भी हो, डेमियन उन्हें केवल दिव्य आदेश या स्ट्राइया कबीले के खिलाफ जीतने के लिए अपने पक्ष में भर्ती नहीं कर रहा था। नहीं, न केवल शून्य महल को बचाने के लिए, बल्कि दूसरे विमान से युद्ध शुरू होने से पहले स्वर्गीय दुनिया को सुरक्षित करने के लिए भी उन खतरों को खत्म करने की आवश्यकता थी। डेमियन विदेशी जातियों के बारे में कभी नहीं भूला, न ही उनका महत्व कम हुआ, क्योंकि इस बीच उसके पास हासिल करने के लिए अन्य काम भी थे। वह जल्द ही उनका सामना करेंगे। वह अब तक सब कुछ नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसके पास समय नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सीमाओं की सुरक्षा पूरी कर ली, आखिरकार वह खुद ही उनसे भिड़ने को तैयार हो गया। लेकिन वह अलग समय के लिए था। अभी दैवीय आदेश का विदेशी जातियों के साथ जो संबंध था, उसे एक अलग कारण से लक्षित किया जाना था। एक महान कबीले के रूप में दिव्य आदेश कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सका कि वह विदेशी जातियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। भले ही लोगों ने उन्हें वास्तविक खतरा नहीं माना, लेकिन उनमें से किसी ने भी आक्रमण के उनके प्रयासों की सराहना नहीं की। विदेशी जातियों का सर्वत्र तिरस्कार किया जाता था, और ऐसा नहीं था कि हर कोई अनभिज्ञ था। क्लेयर और बाकी लोगों की तरह कई शक्तिशाली लोग जानते थे कि विदेशी नस्लें वास्तव में क्या प्रतिनिधित्व करती हैं, और यदि उन्हें आदेश के कार्यों के बारे में पता चला, तो परिणाम क्रूर होंगे।
डेमियन उनके सहयोग के गहरे रहस्य का फायदा उठाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। उसे बमुश्किल खुद एक ब्लेड उठाने की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करने की जरूरत थी। सबसे पहले एक चेतावनी आई। सबसे पहले अहंकार की आड़ में उसने ईश्वरीय आदेश को युद्ध में धकेल दिया और उन्हें उस जानकारी के बारे में चेतावनी दी जो वह जानता था, और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर वह अपना अगला कदम तय करेंगे। इस कदम से वह बहुत कुछ सीख सकता था और इससे भी अधिक वह हासिल कर सकता था। इसलिए वर्तमान बैठक उन संबंधित पक्षों को ईश्वरीय आदेश के रहस्यों के बारे में सूचित करने के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर उनसे जुड़े लोगों को लक्षित करने के लिए थी। ये सभी अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोग थे जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर कोई उक्त व्यक्तियों की छिपी हुई गतिविधियों के बारे में जानता है तो वे अपनी मौतों को एक ही कारण से जोड़ पाएंगे। उनकी मृत्यु ही उसका वर्तमान लक्ष्य था। डेमियन ने अपने लोगों के साथ इस सब के क्यों के बारे में गहराई से नहीं जाना, क्योंकि वे उनके वर्तमान विश्वदृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें उनके लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। उनके ऑर्डर अच्छे मिले। बिना किसी प्रश्न के जिन लोगों को स्थानांतरित होने की आवश्यकता थी, वे अगले कुछ दिनों में बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। सभी हत्याएं एक ही समय या एक ही तरीके से नहीं होंगी। डेमियन के इरादे के अनुसार योजना को सामने लाने के लिए, वास्तव में दुश्मन के चेहरे पर संदेश देने के लिए, इसमें शामिल लोगों को सटीकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता थी। हालांकि वे चिंतित नहीं थे। इस क्षण की तैयारी के लिए उनके पास एक शताब्दी थी। यदि उनमें से किसी के दिल में अभी भी संदेह या झिझक है, तो इसका मतलब केवल यह है कि उन्होंने वह समय बर्बाद कर दिया है जो उन्हें दिया गया था। जब वे आए तो जो युवा अंकुर थे वे अब अनुभवी विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ इस समय अपने माता पिता से भी बड़े थे, और उस उम्र के साथ उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही विभिन्न मायावी दुनियाओं में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, उसने उन्हें ऐसे लोगों में बदल दिया जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतने लंबे समय से एकांत में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उस रात बहुत लंबे समय में पहली बार 100 से अधिक लोगों ने महल के बाहर कदम रखा। छाया में रेंगने वाले सांपों की तरह वे चले गए। जैसे ही वे अपने क्रोध के लक्ष्य के पास पहुंचे, उनका जहर बढ़ गया। अध्याय 1437 हड़ताल 2। स्क्वाड 1 एक ऐसा स्क्वाड जिसका कोई विशेष नाम नहीं है। इसमें सबसे अधिक परमाणु शामिल थे जिनमें मिशन पर भेजा गया था, और उनके लक्ष्य भी शामिल थे। निःसंदेह उनकी बेचारगी कोई बुरी बात नहीं थी, वह बस समय की बात थी। साथ ही वे अभी भी देवता थे। इस दस्ते में भर्ती परीक्षा के हर्षेल और उसके साथ 3 अन्य लोग शामिल थे। उनमें से एक वह व्यक्ति भी था जिसे प्रतिभाहीन ने कभी कहा था, खोजकर्ता डेमियन एलिजा लेस्टर ने की थी। एक महिला जिसके पास पूरी जिंदगी प्रतिभा थी, लेकिन जब तक वह वॉयड पैलेस रेबेका सिल्वर में शामिल नहीं हुई तब तक उसे यह पता नहीं चला कि वह दुनिया में कितनी व्यापक है। बाकियों से अलग एक और महिला थी जिसने कई साल पहले भर्ती परीक्षा से भाड़े के सैनिकों के रूप में प्रशिक्षण लिया था, हेल्गा रोवे। और आखिरी लड़का था जो 15 साल से ज्यादा उम्र का नहीं दिखता था। वह बाकियों से अलग दिखता था, लेकिन उसकी शक्ल के कारण किसी ने उसे कम नहीं किया। वह जीनी की उम्र का था और एक ही समूह से आया था। भर्ती परीक्षा के दौरान वास्तव में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वर्षों तक एक प्रशिक्षण सिद्धांत के साथ धीरे धीरे सभी को अपनी योग्यता सिखाई। उसका नाम कसाई था, कोई अंतिम नाम नहीं। उनकी उत्पत्ति अज्ञात थी और उनके प्रकट होने का कारण भी अज्ञात था। वह आमतौर पर चुप रहती थी,
लेकिन इस तरह के मिशन के लिए वह बिल्कुल सही थी। बाकी तो बस उसका सहारा थे। स्क्वाड 1 का लक्ष्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये लोगों का एक समूह था। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के सबसे दक्षिणी भाग में मारिया रियासत के बाहरी इलाके में एक गांव था। यह केवल 35 एकड़ का घर था और यह समाज से काफी दूर था। किसी ने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर इस गांव की एक प्रकृति थी तो इसका कोई पुरुष नहीं था। फिर भी सैकड़ों वर्षों तक वे बिना किसी बदलाव के अपने 35 निवासियों की संख्या को बनाए रखने में सक्षम रहे। उनका रहस्य बाहरी दुनिया के सामने कभी नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो शायद यह कुछ बड़ा नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो वे सुकुबी थे। हर 10 साल में वे गांव छोड़ देते थे और बस्तियों में घुसकर लूटपाट करते थे और अपने घरों में आकर पहले सैकड़ों आदमियों से जीवन सारा ले लेते थे। हालांकि वे कहीं और अधिक थे। वे दुर्घटनाएं हुई। इस गांव की निरंतर और अज्ञात धारणा का कारण यह था कि उन्हें डेविए द्वारा संरक्षित करने का आदेश दिया गया था। वे जानना चाहते हैं कि उनके परीक्षण विषयों का जंगल में कैसा व्यवहार किया गया। वे 35 महिला सेनाएं और विदेशी सैनिकों के समूह के बीच संलयन प्रयोगों का परिणाम था। रिक्टर जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी समान लेकिन सफलता की बहुत अधिक दर के साथ। डेमियन इस बात को लेकर उत्सुक था कि लोग ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ये जुनूनी क्यों हैं। चाहे वह यहाँ हो या ब्रह्मांड में, लोग हमेशा विदेशी नस्लों के गुण लेते हैं और उन्हें अपने गुण बढ़ाने के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्यों? उनके शरीर के बारे में कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये लोग चाहते थे। डेमियन ने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब समस्या बड़ी हो गई तो वह अपना तर्क जानना चाहता था। स्क्वाड 1 को 2 हाथी उस गांव में भेजे जा रहे थे। सबसे पहले वे सुक्कुबी को मारने और डेमियन की योजना की शुरुआत करने जा रहे थे। दूसरी बात, वे डेमियन की जांच के लिए अपना एक शव वापस ला रहे थे। उन लक्ष्यों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने गांव का रुख किया। मुख्य महल को छोड़कर उन्हें 1 साल से अधिक समय हो गया था। उन्हें कई टेलीपोर्टेशन एरे से यात्रा करन पैड और कई 100,000 किलोमीटर पैदल पार करना पड़ा, लेकिन अंततः वे पहुंच ही गए। उन्हें बहुत सारे बुनियादी ढांचे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अलियाह अपनी जागरूकता को नियंत्रित करने में विशेष रूप से कुशल था। उनकी धारणा एक सामान्य देवता की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थी, इसलिए कई लाख किलोमीटर की दूरी से भी वे गांव की स्थिति देख सकते थे। जब रात होती है तो वे हमला कर देते हैं। दिन आने तक वे जा चुके होंगे। डेमियन ने पुष्टि की कि उसका कोई भी व्यक्ति नहीं है। दर्शन की योजना बनाने के लिए उनके पास दिए गए लक्ष्य के बारे में सामयिकी जानकारी थी। जहां तक सबसे सस्ते ग्रुप को दिए गए कार्य की बात है, तो स्वभाव रूप से यह टुकड़ा ही आसान था। आदेश के अनुसार इस स्थान की कांस्टेंट निगरानी नहीं की गई थी। उन्हें इन महिलाओं को सक्रिय रूप से देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए गांव और आसपास के सभी उपकरण मौजूद थे। रेबेका के यहाँ से उन्हें निगरानी प्रौद्योगिकी के बारे में चिंता करने की कमी नहीं थी और उन महिलाओं के लिए भोजन करने का समय निकट नहीं था, इसलिए उन्हें उनके बाद आने वाले मजबूत लोगों के बारे में चिंता करने की कमी नहीं थी। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी, सब्जी योजना निर्धारित होने के साथ वे एक घूंघट के नीचे एक सुरक्षित दूरी पर इंतजार कर रहे थे, जिससे वे आसपास की तकनीक के लिए अदृश्य हो गए। जब सूर्य की जगह चंद्रमा ने ले ली तो उन्होंने गांव की ओर बढ़ने के लिए छाया का उपयोग किया। वे वहां से अलग अलग हो गए। रेबेका और एलियाह बाकी सभी को बचाते हुए प्रवेश द्वार पर रिकॉर्ड रहे। हेल्गा ने हर्शेल का अधिग्रहण किया। उन दोनों की क्षमताएं समान थीं, इसलिए उन्होंने मिलकर अच्छा काम किया।
जहां तक कसाई की बात है, वह अकेला रह गया था। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, वह एक कदम चिल्लाया और खो गया। जब वह गायब हो गया तो उसके दोस्त को भी उसका पता नहीं चला। उसके हाथ में चाकू चला गया। उनका दूसरा हाथ आराम की मुद्रा में खुल रहा है। वह हवा हल्की हल्की चली। वह एक घर के अंदर दिखाई देता है। ऐसा था मानो उसने अपने लक्ष्य तक के लिए हर चीज को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया हो। उसने सक्कुबस के पास इतनी सहजता का वर्णन किया कि उसके कदमों से जमीन पर गंदगी भी नहीं पहुंची। स्वयं एक देवी होने के बावजूद उसके प्रकट होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसका चाकू हवा में चला गया और वही क्षण नीचे चला गया। सक्कुबस के गले से खून बहाया। उसकी कलाकृतियां फ्लोरिडा से निकलीं। उसने अपने दांत दिखाते हुए अपनी बाहें पकड़ लीं। कसाई ने अपना चाकू कुचा। फिर खून उछला। सक्कुबस की ओर उसके सिर में घूम गया। यह सिर्फ एक चाकू नहीं था। उस पर कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने उसे तुरंत मार डाला। वह अपने शोरूम में नहीं पहुंची, न ही उनका शरीर बिल्कुल दिखाई दिया। लेकिन वह बिना किसी लड़ाई के मर गया। 12 घरों में 12 अन्य लोगों के साथ। डेमियन से विधि सीखने के बाद कसाई ने इसमें जीत हासिल कर ली। उसे केवल एक ही हाथ से पीटा गया था। बाकी लोग मर गए क्योंकि वे दुर्भाग्य से इतने ही थे कि उसकी सीमा में आ गए। गांव के कुल 35 क्षेत्र में लगभग सभी की इतनी आसानी से मौत हो गई। बाकी ज्यादातर समय तक नहीं टिक सका। हर्शेल ने अपनी गर्दन ऐसे खींची जैसे वह पेंसिलें तोड़ रहा हो। हेल्गा की सॉसेज ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण सक्कुबस सपोर्ट सके। उन तीनों के एक साथ काम करने से 35 सक्कुबस, जिसमें पता नहीं था कि उन पर हमला किया जा रहा था, बिल्कुल भी कोई काम नहीं था। वे वॉयड पैलेस लैपटॉप में सबसे कमजोर हो सकते थे, लेकिन वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे। कसाई ने पहले ही कई सिक्कों को अपनी स्थानीय अंगूठी में ले लिया था और एलिजा और रेबेका के अनुसार एक स्थिर कारक आ रहा था। वे क्षितिज पर मजबूत लोगों की आह महसूस कर सकते थे, लेकिन उनका परिवेश पूरी तरह से नकारात्मक नहीं था। असल में वे आकर्षक मुस्कुराहट रहे थे। जिन लोगों ने संपर्क किया उन्हें कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही वे एक बैठक में बैठे और उन्होंने उन्हें याद करने का आदेश दिया, वे गायब हो गए। चाहे कितना भी समय बीत जाए, यहाँ किसी को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला। लेकिन जो बचे थे उनकी मृत्यु बहुत बड़ी थी। यह दिव्य ऑर्डर डेमियन के लिए पहला उपहार तैयार किया गया था, और निःसंदेह यह अनेकों में से पहला था। अगर डेमियन के बारे में लोगों को एक वस्तु की बर्बादी थी तो वह यही थी। वह निश्चित रूप से कंजूस व्यक्ति नहीं था। अध्याय 1438 हड़ताल 3। खेलायतन विज्ञापन। 5 साल बाद संपूर्ण खगोलीय संसार में बहुत कुछ घटा, जैसा हमेशा होता था। कई विद्रोह उठे और कई विद्रोह गिर गए। कई साम्राज्यों का उदय हुआ और कई साम्राज्यों का पतन हुआ। दुनिया में मौजूद बड़ी संख्या में समाज में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा सभी को याद नहीं था। केवल कुछ ही समग्र जनमानस की दृष्टि में प्रतिरूप हो सके। इन 5 वर्षों में वे अधिकतर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से आए। अन्य कार्डिनल राशियों की तुलना में दक्षिण पश्चिम में हमेशा शांति बनी रहती है, लेकिन हाल ही में उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो रही है। इसकी शुरुआत उन हमलों से हुई जब उन्होंने पहली बार वॉयड पैलेस पर हिंसा का आरोप लगाया। जब सभी को पता चला कि वे छूट गए हैं, तो पता चला कि मिशिगन ने अपना लक्ष्य बदल लिया है। हाल तक उन घटनाओं के बीच संबंध को कोई समझ नहीं पाया, और तब भी देखा जो लोग जानते थे कि वे जुड़े थे, वे कम थे।
हालांकि हर कोई जानता था कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र उजाड़ बुनियादी था। हाल के दिनों में ये और भी खतरनाक हो गया है। इसकी शुरुआत 5 साल पहले एक ही दिन हुई थी। सक्कुबस गांव के विनाश के बाद स्क्वाड 1 पर कुछ ही महीनों में 3 और हमले हुए, सभी एक ही क्षेत्र में। 3 महीने बाद जब वे वहां से निकले तब तक मसूद की एक और सीरीज शुरू हो गई थी। वॉलॉयड पैलेस से कुल 100 अभिलेख। कुछ 4 लोग शामिल थे जबकि अन्य अकेले व्यक्ति थे, लेकिन सभी ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से संवाद किया था कि उनका समय सही था। इसलिए जब दूसरे दस्ते ने अपनी दुकान शुरू की तो दिव्य ऑर्डर ने सुक्कुबी की दुकान की जांच शुरू कर दी। जब तक वे समाप्त नहीं हुए, ईश्वरीय आदेश बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के 2 अलग अलग मामलों में फंस गया था। हालांकि मकसद ज्यादातर समय तक छिपा नहीं रह सका। एक के बाद एक हमलों ने इसे बेहद स्पष्ट कर दिया है। लोगों के बीच सामूहिक नरसंहार किया गया और उनके शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जिससे आम जनता को यह विश्वास हो गया कि कोई उनके अलगाव में अत्याचार कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल देवीय ऑर्डर और विदेशी सेना के बीच सहयोग में सीधे तौर पर लोगों को शामिल किया गया। केवल इतना ही था कि उनकी संख्या अधिक थी और उनसे बहुत से लोग सामान्य लोगों के भेष में रहते थे। संभवतः उनके कार्य को बड़ी शक्तियों से गुप्त रखा गया था। फिर भी डेमियन को पता था कि वे सभी कौन थे और उसके लोग भी जानते थे। एक के बाद एक मरते हुए और अंततः ईश्वरीय आदेश को पता चला कि वास्तव में क्या हो रहा था। वे सावधान रहें। उन्होंने अपनी सेना को अपने क्षेत्र में वापस खींच लिया, इसलिए नहीं कि वे वॉयड पैलेस से मठ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें जल्दी ही विशेष जिम्मेदार लोगों को सौंप दिया गया था। लेकिन वे फिर भी खुलकर सामने आ गए। 5 वर्षों के दौरान 2 महान कुलों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जैसे ही वॉयड पैलेस ने अपने नुकीले दांत फेंकना शुरू किया, बड़े और छोटे लड़ाइयों ने किनारों को घेर लिया था और हालांकि ऑर्डर का जवाब देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सीमा के अंदर होने वाले हमले का अंत नहीं देखा। केवल 5 साल में ही कुछ एलएपी को अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन अंततः यह समाप्त हो गया और डेमियन जो मरना भी चाहता था कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। लगभग अविश्वसनीय स्तर तक किसी भी तरह की कोई गलती नहीं थी। उसका कारण प्रयास नहीं था। लोग मजबूत थे, लेकिन बिना किसी गलती के उनकी सफलता का कारण यह था कि उन्हें एक आदर्श वेब का समर्थन प्राप्त था। इस अध्याय की पहली सूची N0V3LB1N पर हुई। डेमियन ने सब कुछ बताया जो उसे आवश्यक था और उसके जैसे लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें उसे शामिल किया गया। उसका ज्ञान और अधिक विस्तृत हो गया। साथ ही हेस्टिया ने स्टैच्यू स्टैंडर्ड में अपना स्थान ले लिया था और मानक निर्धारण के साथ उनका समर्थन किया था, जिससे बार बार सफलता मिली थी। वॉयड पैलेस के प्रत्येक सदस्य की बाकियों के साथ सामंजस्य था और इस कारण से जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया तो दिव्य ने उन्हें रोक की उम्मीद भी नहीं करने का आदेश दिया। और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर मिट्टी में छोड़ दिए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उनकी उपस्थिति ज्ञात होगी। डेमियन की शुरुआत से ही उनकी पहचान परफेक्ट का इरादा नहीं था। एक बार जब वे सभी लोग सुरक्षित घर लौटे तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, पिछले 5 साल से ऑर्डर के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था, यह सब महल की ओर से एक उपहार था। ईश्वरीय आदेश 12 देवताओं का एक समूह संचालित था। उन सभी के पास बिना किसी मुखिया के समान शक्ति थी, लेकिन उनके बीच का ध्यान उपयोगी था। फिर भी उन्होंने इस बात पर कई बैठकों में चर्चा की कि वे हाल के दिनों में कई अपराधों के आरोपों से कैसे निपटना चाहते हैं,
और जब उन्हें पता चला कि वॉयर पैलेस उनके शाश्वत मित्र ही नेता थे, तो वे आखिर थे ढूंढते रहे। वे क्रोधित हो गए। उनके लिए किसी निर्णय पर निर्णय लेना कठिन था। आखिरकार मायावी परीक्षण विषय के रूप में यह केवल सक्कुबी नहीं था जो मर गया। प्रत्येक वॉयड पैलेस टीम ने एक उच्च मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया, और महल के सबसे मजबूत सदस्य जिन्होंने तलवारों का प्रदर्शन किया था। सुक्कुबी अन्य परीक्षण विषय वे लोग जिन्होंने अन्य लोगों के बीच संपर्क के रूप में काम किया था, और यहाँ तक कि वे लोग भी जो क्रम में उच्च पद पर थे, उनकी मृत्यु हो गया। इसके अंत में 12 देवताओं का देवालय 11 में से एक बन गया। फिर भी अन्य लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि हत्या की बात तब तक सामने आई जब तक वॉयर पैलेस ने पद से खुद को प्रकट नहीं किया। वैसे भी हम दोनों के लिए अभी पीछे हटना बेहतर है। आपको अपने क्षेत्र से पूरी तरह से पीछे हटना चाहिए। कैरेटा का परिचय दें। अन्यथा क्या हम अब भी आश्वस्त हो सकते हैं कि वे आपको समाप्त नहीं करेंगे? जो बोल रहा था वह बिल्कुल अंधेरे कमरे में कांच की गेंद से प्रक्षेपित एक काली छाया के रूप में दिखाई दे रही थी, जिससे उन्होंने बात की कि वह दिव्य आदेश के 12 देवताओं में से एक सेनेका चर्च था। सेनेका ने ईश्वरीय आदेश और उनके करीबी सहयोगी स्ट्राया क्लैन के बीच एक संबंध के रूप में काम किया। वह किससे बात कर रहे थे, इससे यह साफ हो गया। उन्होंने अभी तक वर्तमान आख्यानों पर चर्चा नहीं की थी। ऑर्डर से दायरा की गई थी कि वे स्वयं का ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अवसर से उनकी गुंजाइश कहीं अधिक बढ़ गई थी। अब हम पीछे नहीं हट सकते। सेनेका ने शेष सभी देवताओं की संयुक्त राय व्यक्त की। यदि वे अब पीछे हट गए तो वे व्यावहारिक रूप से हार की घोषणा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तथापि क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प है? लड़ाई का फैसला कर रहे हैं तो अब आप निश्चित रूप से जीतेंगे। और स्ट्राया कबीले के प्रतिनिधि की आवाज में मजाक भरा था, लेकिन सेनेका इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। वे शुरू से ही स्वतंत्र पार्टी थे। उनकी नजदीकी वीडियो ट्रेनें थीं, लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है? किसी भी स्थिति में एक बार वह चीज समाप्त हो जाने पर हम सीधे उन पर हमला कर सकते हैं। तब तक हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई छिपा हुआ परिवर्तन उत्पन्न न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेनेका ने क्या कहा था, वह जानती थी कि दूसरा पक्ष सही था। उसने दांत पीस लिया और सिर झुका लिया। मैं बाकी हूं। अच्छा, फिर हम अभी एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। अगर जरूरत हो तो मैं पहले संदेश भेजूंगा। अलगाव गायब हो गया क्योंकि दूसरे पक्ष ने कनेक्शन काट दिया, जिससे सेनेका अपने विचार के साथ अंधेरे कमरे में अकेली रह गई। उसका अंत लगभग लाल हो गया, जहां से नष्ट हो गया। अभी के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए। हर बार जब स्ट्रालिया प्रतिनिधि ने अभी के लिए कहा तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन बाकी सभी सामग्रियों की तरह यह भी नहीं जा सका। अच्छा। सेनेका ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। हालांकि हम सही समय पर आएंगे तक खुद को सीखेंगे। वे इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। वह महल कौन सा चल रहा है? सेनेका ने दांतों के टुकड़े लिए। मैं अपने हाथों को सेतु टुकड़े कर दूंगा। अध्याय 1439 हड़ताल 4। प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि उन्हें चमक के रूप में दर्ज करना मुश्किल था। दर्द, विदेशी दर्द जो इंगित करता है, उसका कोई संकेत नहीं दिया गया है। यह एक शिष्य ईश्वर का अंत क्या था? ऐसा लगता है कि अनंत काल प्राप्त होने से सभी के कार्य समाप्त हो गए, उनका जीवन भी सीमित हो गया। डेमियन ने पैट्रिक होम्स की यादों को देखा, जो 12 देशों के देवताओं के सदस्य थे,
जिसमें वॉयर पैलेस की तीसरी तलवारें शामिल थीं। जोसेफ मूनक्रेस्ट ने साजिश में हमला किया था। जोसेफ की हरकतें जंगली और चॉकलेट वाली। उसके पास एक तलवारबाज का संयम था, लेकिन एक बर्बरी का दिल था, और उस संयोजन के साथ वह पैट्रिक पर पूरी तरह से सिद्धांत प्राप्त करने में सक्षम था। भगवान के पास लड़ाई का एक भी मौका नहीं था। इस तरह की जबरदस्त हार ने डेमियन को सवाल खड़ा कर दिया कि दिव्य ऑर्डर दुनिया में टॉप पर पोजीशन कैसे बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन उसे अनजान यादों के मीडिया से अपना जवाब मिल गया। यह मुख्यतः विदेशी ग्राहकों का कारण है। उनके कारण ऑर्डर स्ट्राइया कबीले से हटा दिया गया था, और उनकी मदद से कोई भी ऑर्डर कभी भी हटा नहीं सका। इसके अलावा ऑर्डर में कई विक्षके हुई सेनाएं थीं, जैसे होमुनकुली डेमियन पहले मिले थे, जो ज्यादातर सामान्य प्रभावों के साथ सामान को खत्म कर सकते थे। बेशक वॉयर पैलेस को उस सूची में शामिल किया गया था या नहीं, यह बहस का विषय था, लेकिन मुख्य संपत्ति यह थी कि देवीय ऑर्डर की स्थिति का अधिकांश हिस्सा उपयुक्त नहीं था, बल्कि उन्हें मुफ्त में दिया गया था। डेमियन ने पैट्रिक के निधन के माध्यम से व्यावहारिक रूप से वह सब कुछ पाठ्य पुस्तकें लिखीं जो वह उनके बारे में जान सकता था। चाहे वह उनकी वर्तमान योजनाएं हों, भविष्य की योजनाएं हों, या पिछले अत्याचारी हों, डेमियन पैट्रिक के जीवन के विभिन्न बिंदुओं में से किसी एक को चुना जा सकता था और उन सभी को देखा जा सकता था। इस बिंदु पर ईश्वरीय आदेश को सबसे पहले ही सच्चा हार का सामना करना पड़ा था। बस वे इसे अभी तक नहीं जानते थे। वर्तमान समय में 5 साल की अवधि के बाद लगातार 1 महीने की शूटिंग के साथ सक्रिय रूप से आदेश दिया गया कि सीमा से अपने सैनिकों को वापस ले जाया जा रहा है। इसके बजाय आंतरिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुझे लगता है यह काम कर गया है। डेमियन ने मन ही मन बहुत भरा है। ये राहत की बात थी, चिंता की नहीं। वह अभी भी कुछ हद तक चिंतित था कि आदेश देने के लिए संपूर्ण तरीकों से काम करना और अब वापस हमला करना, जो कि फोटोग्राफ के लिए सबसे खराब संभावित कदम था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को रोक लिया था, या बल्कि उन्हें रोक दिया गया है। अधिक संभावना यह है कि स्ट्रेया कबीले ने पीछे के उद्योगों में कुछ समय के लिए छिपने का दबाव डाला। क्यों? डेमियन की सख्ती सख्त हो गई। मुझे मां से बात करनी है। वह इसे नीचे रख रहा था। प्रतिक्रिया कैसे होती है, यह सुपरमार्केट से पहले उसने पूछा था, लेकिन वह अपेक्षा से अधिक शांत था। जब उसने क्लेयर को पाया और उसे अपने पास रखा, तो उसने मूल रूप से इस बात को जानने की कोशिश की कि उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है। उन दोनों ने एक साथ एक स्वामित्व समय सीमा सुनिश्चित की और अपने अधिकांश खाली समय का उपयोग किया। क्लेयर सेना के मामलों में मदद कर रही थी, हालांकि डेमियन इस तरह से कहीं भी बाहर गया था। माँ, कृपया मुझे बताएं, मेरे पिता क्या हो रहे हैं? उसका दिल तेजी से देखने लगा। तुम्हारे पिता, तुम कहते हो? डेमियन ने गंभीर आंखों से हिलाया सिरिया। क्लेयर की अभिव्यक्ति से उसे यह समझ आ गया कि वह कहीं कहीं नहीं खेल रही है। इससे भी अधिक, उसने देखा कि उसे पहले से ही अपनी स्थिति के बारे में कुछ पता था। ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कहीं से भी आया हो। डेमियन की यही इच्छा थी कि वह उन लोगों के साथ सच्चाई की पुष्टि करे जिन पर उस पर भरोसा किया जाए। क्लेयर ने बहुत कहा, मुझे पता था कि किसी भी समय मैंने तुम्हें यही कहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। वह चाहती थी कि डेमियन कम से कम कुछ समय के लिए शांति से रहे, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई विचार नहीं था। डेमियन ने ऐसा नहीं किया। काम छूटने के बाद ही आराम मिला। जब तक डेमियन ने सब कुछ साफ नहीं किया जो उसे आराम करने के लिए आमंत्रित किया था, उसने इसके बारे में भी नहीं सोचा था।
क्लेयर को नहीं पता कि क्या करना है। उनके बेटे ने वास्तव में अपने पिता का पालन पोषण किया। हाँ, वह फिर भारी है। यहां तक आ गया था तो डायनासोर के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सच तो सामने आ ही गया था। आपके पिता जनता की नजर में कई लाख साल पहले गायब हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो समय समान है, उसके कारण समय की मात्रा विषम हो गई है। हालांकि उसे इसके माध्यम से बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह अपने बेटों की निष्ठा सहती रही। जब आपके पिता को पृथ्वी और भव्य स्वर्ग की सीमा की रक्षा के लिए स्वर्गीय दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था, तो यह सभी उनके दुश्मनों की सजा का कारण था। जब से मैं वापस आऊंगा, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, नहीं मुझे पता है कि वह कैसा है, लेकिन कई वर्षों की जांच के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है। मुख्य बिंदु रिकॉर्डिंग समय डेमियन की सांसें शुरू हो गईं। यही वह भाग था जिसे वह जानता था। दिव्य कारगा, वे इसे यही कहते हैं। यह विशेष रूप से दांते वॉयड कोयड कैच के लिए एक पिंजरा बनाया गया था, और यह स्ट्राइया कबीले की पहुंच के अंदर कहीं छिपा हुआ था। इस अध्याय की प्रारंभिक सूची N0V3LB1 साइट पर हुई। तुम्हारे पिता कम से कम 10 लाख साल से कम उम्र के हैं, सपनों में बेकार हैं। और हम भी कितने लोग जानते हैं, हमें उस जेल का स्थान नहीं मिल रहा है। यह जीरो महल की डॉक्यूमेंट्री थी। उनके पतन का कारण सुयोजना से ही शुरू हुआ था। दांते तो गायब नहीं हुए, लेकिन उन्हें अपने लोगों से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। वह बीच में फंस गए। डेमियन की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से भव्य थी। क्या यह सिर्फ स्ट्राया कबीला है? वह अप्रभावित नहीं था। जब उन्होंने दांते से जुड़ी यादें देखीं, तो उन्हें अपनी आत्मा की गहराई से बड़ी भावनाओं का सारांश भी महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने उन्हें नीचे झुका दिया और उनकी जगह शांति ले ली। भावना उसे कहीं नहीं लेगी। दांते को फ्लोरिडा नहीं जा सका क्योंकि वह टूट गया था। उसे अपना सिर दाहिनी ओर रखना था ताकि वह अपने पिता को सुरक्षित स्थान पर ला सके। तो उन्होंने प्रश्न किया, और क्लेयर ने उसे उत्तर दिया, उसकी तलाश थी। नहीं, इसकी बहुत बड़ी संभावना यह है कि सेलेस्टियल जेल में कोई सेल्समैन डीक स्थित है, जो विदेशी सेना के क्षेत्र में गहराई में छिपा हुआ है। डेमियन ने सिर हिलाया। ठीक है। वह अपनी मां से और बात करना चाहती थी, लेकिन अभी के लिए यही सबसे अहम बात थी। दिव्य आदेश और स्ट्रिया कबीले को पीछे की ओर स्वतंत्रता के बाद उनके पास की स्वतंत्रता का एक क्षण था। डेमियन अंतः महल से एक क्षण दूर रह सका। मां, क्या मैं आपकी और अत्याधुनिक सेरेना के लिए महल छोड़ सकता हूं? आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? चिंता मत करो, मैं कुछ भी खतरनाक नहीं करने जा रहा हूं। यह बस है। डेमियन ने क्षितिज की ओर देखा। वहां एक जगह है जहां मैं जाना जाता हूं। क्लेयर उसे जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके फैसले पर कोई रोक नहीं लगा सका। वह अपनी मां की तरह अपनी चिंता दबाते हुए केवल सिर हिला सकती थी, जिसे आपके बच्चे को घोंसला में देखा गया था। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका अभाव महल में फलता फूलता रहे। आपको बस सुरक्षित रहने पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं चिल्लाता हूं, मां। चिंता मत करो। वह झूठ बोल रही थी। डेमियन को हाल ही में ऐसी खबर मिली थी जो उनके वर्तमान लक्ष्य से मेल बिल्कुल स्टॉक थी। यह एक अनाम रहस्य की खबर थी जो दक्षिणी क्षेत्र में खुली थी। विदेशी दुकानदारों ने उन्हें दस्तावेज भेजा था, तो वे इसे ठीक क्यों करेंगे? वह देखना चाहता था कि जिन लोगों ने अपने पिता का अपमान किया,
घर को नष्ट करने की कोशिश की और जीवन भर उनकी साजिश रची, वे वास्तव में कैसे थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह देखना चाहती है कि वह अपनी भावनाओं को किस प्रकार सहन कर सकती है। अध्याय 1440 आत्मज्ञान 1। बाहर चाहे जितने भी तूफान हो, घर में हमेशा शांति रहेगी। यह एक ऐसी कहावत थी जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यह इस पल के लिए एकदम सही थी। मुख्य महल में नरम हवाएं चल रही थीं। यह ब्राइटमून रियासत के बाकी हिस्सों से ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा था, हमेशा एक दबंग उपस्थिति देता था, लेकिन यह कभी भी अहंकारी नहीं था, बल्कि यह आरामदायक था। हरी भरी घासों और लंबे प्राकृतिक पत्तों से घिरा हुआ, जो महल के क्षेत्र को पूरी तरह से सीमाबद्ध करता है, और उन हरियाली में रहने वाले सुंदर जानवरों की चीखें, जंगली लेकिन नकारात्मक इरादे से मुक्त। मुख्य महल में आज एक विशेष आभा थी जो आमतौर पर होती थी। टी पास अनगिनत लोग जमा थे। महल के लिए थोड़ा भी महत्वपूर्ण हर कोई, जिसने तलवार से लेकर सामान्य नौकरानी तक का पद प्राप्त किया था, महल के मुख्य हॉल में इकट्ठा हुआ था। जो लोग मुख्य महल में नहीं रहते थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहां आने का विशेषाधिकार नहीं था, लेकिन वे पूरे क्षेत्र में फैले प्रक्षेपणों के माध्यम से देख रहे थे। मुख्य हॉल को आज विशेष रूप से सजाया गया था। इसमें लंबी लंबी मेजें नहीं थीं जिनमें एक साथ सैकड़ों लोग बैठ सकें, बल्कि यह सीटों का एक संग्रह था जिसने पूरे हॉल को घेर लिया था। बीच में जमीन की केवल एक पट्टी छोड़ दी गई थी। दीवारों पर अनगिनत कीमती सामग्रियों से भव्य सजावट की गई थी, जिसके बारे में सामान्य लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और सैकड़ों लाखों साल पुराने वंश के भित्ति चित्र छत को चित्रित करते थे। यह लगभग वैसा ही था जैसे वॉयड पैलेस एक भव्य शादी की मेजबानी करने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या आप तैयार हैं, मिलॉर्ड? एक नौकरानी ने उस समय के आदमी से बात की। यही कारण था कि मुख्य हॉल की हर कुर्सी और यहाँ तक कि उसके बाहर की जगह पर भी लोग सम्मानपूर्वक उसकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। बेशक मैं हूं, डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह आज अपने सामान्य स्वभाव की तरह नहीं दिख रहा था। उसके बाल ठीक से संवारे हुए थे, जो उसके चेहरे की सीमा तक पूरी तरह से लहरा रहे थे और उसके प्राकृतिक आकर्षण को प्रदर्शित कर रहे थे। उसके कपड़े उसके उपस्थान में मौजूद चीजों से बेतरतीब ढंग से एक साथ नहीं रखे गए थे, बल्कि उसके माप को ध्यान में रखते हुए इस दिन के लिए कस्टम बनाए गए थे। यह कुछ प्राचीन परिधान था जिसे पहनना बोझिल लगता था। यह भारी था, वॉयड पैलेस के टोन से मेल खाने के लिए काले और बैंगनी रंग का था, और बड़ा था, जैसे कि इसे एक सम्राट द्वारा पहना जाना था जिसे केवल अपने सिंहासन पर बैठने की जरूरत थी। हालांकि डेमियन को स्वीकार करना पड़ा कि वह अच्छा दिखता है। जैसे ही उसने खुद को दर्पण में देखा, उसने सवाल किया कि क्या वह वही आदमी है जिसे उसने देखा था। उसने यह नहीं देखा कि वह खुद को कैसे याद रखता है। वह बूढ़ा हो गया था। उनकी विशेषताएं अधिक परिभाषित और निर्धारित हो गईं, और परिपक्वता की एक हवा ने उनके चेहरे और शरीर को घेर लिया जो पहले कभी मौजूद नहीं था। वह बड़ा हो गया था। उनका शरीर अब युद्ध के लिए अनुकूलित नहीं किया गया था, बल्कि विभिन्न चीजों के लिए बहुमुखी और परिपूर्ण था। वह उस आदमी की तरह दिखता था जैसा वह बनना चाहता था, और जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने अंतिम लक्ष्य के करीब नहीं है, तो वह मुस्कुराया। खैर, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। चूंकि आप तैयार हैं, तो कृपया मुख्य हॉल की ओर चलें। बाकी सब कुछ पहले से ही मौजूद है। डेमियन ने नौकरानी के आग्रह पर सिर हिलाया। जो आने वाला था उसके लिए वह पहले से कहीं अधिक तैयार था। आज वह दिन था जब वह गलियारे से नीचे चला गया।
किसी की दुल्हन बनने के लिए नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर उसका पद संभालने के लिए। वह गुप्त रूप से कार्य कर रहा था ताकि उसकी उपस्थिति लोगों को महल के पुनरुद्धार के बारे में सचेत न कर सके, लेकिन इसका समय समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने इरादे प्रकट कर दिए थे, और ऐसे समय में डेमियन के लिए लक्ष्य बनना और महल से ध्यान हटाना वास्तव में बेहतर था। वह आत्मविश्वास से मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, यहाँ तक कि जब उसने महसूस किया कि जिन लोगों से वह प्यार करता था और जिनकी वह परवाह करता था, उनके साथ साथ उन लोगों की आभा भी, जिनके बारे में उसे अभी हाल ही में पता चला था, उसने उसे घेर लिया था, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। आज के लिए उसे हर चीज में दृढ़ रहने की जरूरत थी, एक ऐसी छवि पेश करने की जो डेमियन वॉयड जैसी नहीं थी, जिसे यहाँ कोई नहीं जानता था। उनकी उपस्थिति का पता चलते ही मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। क्लेयर, सेरेना, ह्यूगो, फारस और 10 वार्ड्स गलियारे के अंत में एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह उसी आत्मविश्वास के साथ उनके पास आया, उसकी पीठ सीधी थी और उसकी आंखें ऊपर थीं। जब वह उनके बीच पहुंचे तो वे अलग हो गए और उनके लिए जगह बना ली। वे उसके दोनों ओर 2 पंक्तियों में खड़े हो गए, जिससे हॉल में अंतिम सीट तक एक सीधी रेखा बन गई। यह वह सिंहासन था जो डेमियन को एक दिन विरासत में मिलेगा। उसने इसे गौर से देखा, लेकिन सच कहूं तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह केवल अवसर के लिए एक सहारा था, लेकिन सिंहासन उसे बहुत छोटा लगा। फिर भी यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, और उसने इसे अनदेखा करने की योजना नहीं बनाई थी। वह उसकी ओर चला, और उपस्थित सभी लोगों की नजरों में उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यही वह दिन था जब वह आधिकारिक तौर पर वॉयड पैलेस के यंग लॉर्ड बन गए। यह समारोह इसलिए आयोजित किया जा रहा था क्योंकि डेमियन ने महल में मौजूद लोगों का सम्मान और वफादारी हासिल कर ली थी, और चूंकि अब उसके लिए फिर से मैदान में उतरने का समय आ गया था, इसलिए उनके लिए पूरी दुनिया के सामने उसकी स्थिति की घोषणा करने का समय आ गया था। यह कार्यक्रम भव्य भाषणों और औपचारिक अनुष्ठानों का मिश्रण था, लेकिन डेमियन के लिए यह उसी क्षण समाप्त हो गया जब वह उस सीट पर बैठा। अब वह सचमुच ऐसा कर सकता है। वह बिना किसी चिंता के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता था, और वह उन कुछ मछलियों के लिए जाल बिछा सकता था जिन्हें वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डेमियन ने उसी रात बाहर निकलने की योजना बनाई। हालांकि जश्न अभी कुछ और दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन वह डायमेंशनल क्रैक से यह नहीं कह सकता था कि वह उसका इंतजार करे। हालांकि उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा, और यह जरूरी नहीं कि बुरा था। दृश्यावली उसे मिल गई। शांति, शांति, सुरक्षा। उसे अचानक महसूस हुआ कि इससे उसका दम घुट रहा है। उसे लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इस तरह का सामंजस्य संभव है। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इतना तो निश्चित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया, वहां हमेशा अनगिनत संघर्ष होते थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। जब भी एक संघर्ष सुलझता, दूसरा उत्पन्न हो जाता। कोई भी स्थान केवल इसलिए शांति बनाए नहीं रख सकता क्योंकि वह ऐसा चाहता है। लेकिन वॉयड पैलेस अलग था। उन्होंने दैवीय आदेश की तरह लोगों का ब्रेन वॉश नहीं किया, और उन्होंने स्ट्रेया कबीले या क्यूशू फेडरेशन की तरह डर या पैसे के माध्यम से शासन नहीं किया। उनके पास ड्रैगन कबीले के सख्त पैतृक नियम नहीं थे, और न ही वे पवित्र साम्राज्य की तरह किसी निश्चित विश्वास या विचारधारा का पालन करते थे। वे बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्वयं थे, और इसने जो माहौल बनाया वह इतना वास्तविक था कि डेमियन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह भावना क्या है? उसके भीतर कुछ गहराई तक गूंज रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका,
इसलिए रात के अंधेरे में डायमेंशनल क्रैक के लिए निकलने के बजाय उसने मुख्य महल के चारों ओर लक्ष्यहीन सैर की। उसने प्लेनर परतों को उसे बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी और किसी तरह वह पूरी तरह से महल के बाहर पहुंच गया। उसने खुद को एक छोटे से झरने के पास पाया जो एक खाड़ी की ओर जाता था, जिसके चारों ओर केवल 3 या 4 पेड़ थे, जिससे ऐसा नहीं लगता था कि उनमें कोई निवासी था। यह एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि महल का टेलीपोर्टेशन यहीं तक होता था, इसलिए इसका कुछ अर्थ अवश्य रहा होगा। हालांकि डेमियन ने वास्तव में इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने खुद को उस खाड़ी के किनारे पर बैठा हुआ पाया और उसके साफ पानी में अपने प्रतिबिंब को घूर रहा था। उसके मन में कुछ अज्ञात घटित हो रहा था, बिल्कुल इसके जैसा। प्रबोधन।